गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें क्या करना है? रिएक्शंस कर रहे थे एल्केन की, वही आगे करनी है ना। कल एक रिएक्शन हमने की थी, कौन सी? हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण अभिक्रिया। सेकंड लिखो नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। सेकंड रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है एल्केन्स की। सेकंड है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण में क्या होगा? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा NO2 से। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। कोई भी आप एल्केन लो, उसकी रिएक्शन करवा दो HNO3, तो ये क्या करेगा? एक H2 निकाल देगा और RNO2 यानी नाइट्रो एल्केन यहां पर बना देगा। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी कौन सी होगी? नहीं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, फ्री रेडिकल कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन है। मैकेनिज्म पूछ रही हूं मैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी ना। एल्केन की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी कौन सी होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाँ, बॉन्ड एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा होती है, उसको ढूंढने के लिए हमें बाहर से एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। और जब भी हम एनर्जी ज्यादा देते हैं तो हमारा क्लीवेज जो है, बंध विखंडन जो है वो क्या होता है? समांगी होता है। ठीक है, होमोजीनियस होता है, जिससे फ्री रेडिकल बनता है। तो आपकी मैकेनिज्म चाहे नाइट्रेशन की, नाइट्रीकरण की देखो, चाहे हेलोजनीकरण की देखो, सारी क्या होती है? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। ठीक है, लिख लेना फिर इसमें कि यह मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन और लिखना कि अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी यहाँ पे टूटते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रो एल्केन्स का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, एक लाइन लिखना, उच्चतर ताप पर, उच्चतर ताप पर एल्केनों का आंशिक बंध विदलन होता है। एट हायर टेम्परेचर partial bond cleavage of alkenes present, जिससे नाइट्रो एल्केनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। नाइट्रो एल्केनों का मिक्सचर मिलता है, मिश्रण मिलता है।
यानी यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेंगे तो आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकलेगा 1 डिग्री कार्बन से, इससे 2 डिग्री से भी निकलेगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो आपको नाइट्रो एल्केन्स का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, नाम क्या है इनका, ये नाइट्रो प्रोपेन, ये 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये नाइट्रो एथेन, नाइट्रो मिथेन। ठीक है, इनके नाम लिख लेना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। इनके नाम लिखना सबके, ठीक है, और ये क्या है, थर्ड है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। इसमें क्या होगा, एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास बनेगा क्या, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मैकेनिज्म इसमें भी फ्री रेडिकल ही होगी। कोई एक एग्जांपल लिख लो। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि लोअर एल्केन्स का ये सल्फोनेशन नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन लिख लेना, निम्नतर एल्केनों का सल्फोनीकरण नहीं होता। निम्नतर एल्केनों का सल्फोनीकरण नहीं होता। इसी की तरह एक और रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन से। ठीक है, तो उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यानी ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद में लिखना क्लोरोसल्फोनीकरण या क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन जो है वो सनलाइट और पिरिडिन दोनों की प्रेजेंस में होता है। पिरिडिन यहाँ पर एक एज ए कैटलिस्ट काम में आता है, उत्प्रेरक की तरह काम में आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो।
गलत नहीं उतारना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लोरोसल्फोनीकरण या क्लोरोसल्फोनेशन। फोर्थ मेथड है क्लोरोसल्फोनीकरण। सिर्फ इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से। ये क्लोरो भी आएगा और ये पिरिडिन और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और पेरिडिन की प्रेजेंस में। पेरिडिन यहाँ पे क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम में आता है। फोन बंद रखो, अपना बैग में रखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंबशन या दहन। कंबशन या दहन की अभिक्रिया। कंबशन में क्या होगा कि एल्केन्स को जब भी हम हीट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और H2O में। और कंबशन जो होता है वो हमेशा एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लेना पहले, वायु की उपस्थिति में एल्केनों के दहन से, वायु की उपस्थिति में एल्केनों के दहन से CO2 और H2O, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। साथ में दहन ऊष्मा भी निकलती है, एंथैल्पी, दहन ऊष्मा या कंबशन एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, और ये क्या है, एयर की प्रेजेंस में है। एयर का प्रेजेंस मतलब क्या है, वहां पे ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये दहन या कंबशन की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन कितना यूज में लेते हैं, वो होता है 3n+1/2। ठीक है, ये रेशो है कि अगर हम एल्केन CN का ले रहे हैं
तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कितनी लेंगे हम 3n+1/2 लेंगे। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इतनी हमें ऑक्सीजन लेनी है। उससे बनेगा क्या, एक तो बनेगा CO2, ठीक है, जो कितने n नंबर में, क्योंकि कार्बन हमारे पास क्या है n नंबर में, और उससे एक ज्यादा क्या बनेगा H2। इसके साथ में क्या होती है, हीट निकलती है, दहन ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम 5 कार्बन का कोई भी एल्केन लेते हैं, ये क्या है, पेंटेन, ठीक है, तो इसके साथ ऑक्सीजन कितनी लेंगे, ठीक है, इससे कितने CO2 बनेंगे, 5 CO2, कितने H2O, 6 H2, ठीक है। इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है ये लगभग -845 किलो जूल होती है, ठीक है। अब ये आपको याद नहीं रखनी, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें दहन ऊष्मा निकलती है, यानी कंबशन एनर्जी बाहर निकलती है, तो आपकी डेल्टा H की वैल्यू जो है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये किलो कैलोरी में है, जूल में नहीं, ठीक है। एन नॉर्मल, नॉर्मल, हाँ, क्या है ये, एन पेंटीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें इन दोनों का वॉल्यूम पता है, आयतन पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन का हमने एल्केन लिया है वो निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इन दोनों का वॉल्यूम है, इन दोनों का आयतन है, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के आयतन को एक दूसरे से वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं और उसके इक्वल में उसके कितना अमाउंट ले रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, n की वैल्यू आती है कि कितने नंबर में हमने कार्बन यूज किया है, यानी कौन सा एल्केन यूज किया है, ठीक है। तो ये होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एल्केन, एल्केनों का आयतन, यानी हमें सिर्फ अगर वॉल्यूम पता है, हमें ये नहीं पता कि ये एल्केन कौन सा है, वो हमें निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऑक्सीजन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, अब एल्केन जब हम एक लेते हैं तो हम ऑक्सीजन कितने लेते हैं, ठीक है, एल्केन अगर एक है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं 3n+1/2, तो ये इस तरह से है, ठीक है, या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, 2 ऊपर आ जाएगा, 3n+1, ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, ये दोनों आयतन पता है, तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद में इसका एक क्वेश्चन लिख लेंगे। अगर एल्केनों का आयतन पता है, ऑक्सीजन का आयतन पता है, तो हम एल्केन कौन सी यूज कर रहे हैं वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, माना एल्केन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एल्केन इज 4 मिलीलीटर, एल्केनों का आयतन, क्वेश्चन है एल्केन का आयतन 4 ml है, ठीक है। ऑक्सीजन का आयतन 20 ml है, तो आपको बताना है कि ये एल्केन कौन सा है, इस दहन की अभिक्रिया में या कंबशन रिएक्शन में हम कौन सा एल्केन यूज कर रहे हैं,
ठीक है, क्या करेंगे हम, एल्केन का आयतन 4 ml अपॉन ऑक्सीजन का आयतन 20 ml इक्वल्स टू 2/3n+1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 आती है तो आप इसमें 3 पुट करो, तो ये क्या है C3N8H8, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो ये C3H8 और ये क्या है, प्रोपेन है। आया समझ में? ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, तापीय अपघटन या भंजन, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या एब्सेंस में होता है? पायरोलिसिस जो है, भंजन जो है, वो हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। कंबशन है सिंपल, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन पायरोलिसिस हम जब भी करवाते हैं, हम बंद भट्टियों के अंदर करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये। तो इसमें हाई टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसके साथ हम कैटलिस्ट भी यूज में ले सकते हैं। अगर हम कैटलिस्ट यूज में लेते हैं तो क्या होता है, एल्केन से, वैसे तो अगर पायरोलिसिस करवाते हैं तो एल्कीन्स बनती है, ठीक है, लेकिन अगर कैटलिस्ट भी साथ में ले लेंगे, हाई टेम्परेचर भी ले लेंगे, तो वो क्या है, लोअर एल्कीन्स का निर्माण भी कर देंगे, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बंद टूटता है तो क्या बनेगा, एल्केन से एल्कीन, ठीक है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो उससे क्या बनेगा, लोअर एल्कीन्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लो पहले, उच्च ताप पर एल्केनों को गर्म करने पर ये अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, भट्टियों का इसलिए बोला है क्योंकि ये पायरोलिसिस है ना, पायरो का मतलब आग से होता है, फ्लेम से होता है, ठीक है, तो ये अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक काम में लिया जाए, इस अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक काम में लिया जाए, जैसे क्रोमियम, हाँ, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, तो यह CH बंध को तोड़ता है, ठीक है, अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग काम। ये क्या करेंगे, तीनों CH बंध को तोड़ेंगे, इससे क्या बनेगा, सिंपल एल्कीन्स या एल्कीनों का निर्माण होगा। लेकिन जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम,
इनसे CH बंध टूटता है, एल्कीन का निर्माण होता है, जबकि सिलिका, एल्यूमिना या जिंक ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में CC बंध भी टूटता है। अगर ये कैटलिस्ट है तो CH बॉन्ड टूटेगा, ये कैटलिस्ट है तो CC बॉन्ड भी टूटता है। और निम्नतर एल्केन और एल्कीन बनती है, निम्नतर एल्केन और एल्कीन बनती है। जैसे लिया हमने एग्जांपल प्रोपेन का, ठीक है। प्रोपेन में अगर CH बॉन्ड टूटते हैं सिर्फ तो क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक एथीन और दूसरा मेथेन, मेथेन है ना, एक कार्बन से एल्कीन नहीं बनेगी तो मेथेन। तो आपका एल्केन भी बना, लोअर एल्कीन भी बनी और उतने ही कार्बन की एल्कीन भी बनी, ठीक है, पायरोलिसिस में। ठीक है, प्रोपेन लिया है, प्रोपेन से प्रोपीन, एथीन और मेथेन, ये तीनों बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन या समावैवीकरण, वो कल वाली क्लास में करेंगे। आइसोमेराइजेशन होगा क्या, आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे हम, ठीक है। एल्केन के आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, चेन और पोजीशन होते हैं, ठीक है, वो बनेंगे आपके आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एक और रिएक्शन बची है ऑक्सीडेशन, एक आइसोमेराइजेशन और एक सिंपल है साइक्लाइजेशन। ये तीन मेन रिएक्शन है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और उसकी जो आइसोथर्म है, जो ग्राफ बनता है रिएक्शन का, वो किस तरह से बनेगा।